हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको क्लास 11th के हिंदी दिगंत भाग 1 का तीसरा पार्ट आंखों देखा गदर का फुल एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने अन्य चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करवा रखा है। अगर आप किसी अन्य पार्ट के इस बुक के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11th हिंदी दिगंत फुल सिलेबस वाले प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य चैप्टर्स के वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और यहाँ सभी विषयों का PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आंखों देखा गदर पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम था विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। आंखों देखा गदर पाठ के लेखक का नाम है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। ये मैंने उनका इमेज एड कर दिया। ये थे विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद फिर हम चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके जो लेखक थे विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, उनका जन्म हुआ था 1828 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में ग्राम वरसई में हुई थी। मतलब विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिला के वरसई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था पंडित बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो सब अध्याय द्वारा परंपरागत रूप में संस्कृत और मराठी, मतलब उनके यहाँ परंपरागत रूप से संस्कृत और मराठी की शिक्षा ग्रहण की जाती थी। और वो भी शिक्षा उन्होंने स्व अध्याय द्वारा, मतलब स्वयं पढ़कर उस शिक्षा को ग्रहण किया था। मतलब वे स्कूल कॉलेज नहीं गए थे। उनकी वृत्ति क्या थी? वृत्ति का मतलब होता है कामकाज। वे कार्य क्या करते थे? तो वे एक पुरोहिती कर्मकांड एवं कृषि थे। पुरोहिती कर्मकांड का मतलब होता है वे एक पंडित थे, पूजा पाठ करवाते थे। और कृषि करते थे मतलब कि उनकी कुछ खेती भी थी, वो खेती किया करते थे। कृति का मतलब होता है उन्होंने कौन सी रचनाएं की। उन्होंने एकमात्र माझा प्रवास, मेरा प्रवास मूल मराठी में रचना की थी। मतलब उन्होंने सिर्फ एक ही रचना की थी और उस रचना का नाम था माझा प्रवास, जिसका नाम है मेरा प्रवास। और वो उसकी रचना उन्होंने मूल मराठी भाषा में की थी। व्यक्तित्व उनका क्या था? तो वे बहुत ही विद्वान, तेजस्वी, ऊंचे, भव्य और गोरे व्यक्ति थे। ऊंचे का मतलब वे लंबे थे, भव्य थे, गोरे थे, बहुत ज़्यादा तेजस्वी थे और विद्वान थे। तो आपने पढ़ा उनका जो जन्म हुआ था वो 1828 ईस्वी में महाराष्ट्र के रायगढ़ ग्राम वरसई में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बालकृष्ण भट्ट था। उन्होंने शिक्षा स्वयं पढ़कर परंपरागत रूप से संस्कृत और मराठी भाषा में ग्रहण की थी। वे काम करते थे पंडित का और खेती भी किया करते थे। उन्होंने सिर्फ एक ही कृति की रचना की, माझा प्रवास, मूल मराठी भाषा में। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत अच्छा था। वे विद्वान थे, तेजस्वी थे, ऊंचे थे, भव्य थे और गोरे थे। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण प्रामाणिक रूप प्रस्तुत करने वाले भारतीय पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर कोई पेशेवर लेखक नहीं थे। मतलब इन्होंने जो 1857 के दृश्य का वर्णन इस पाठ में किया है आंखों देखा गदर में, वे कोई एक पेशेवर लेखक नहीं थे। मतलब वे कोई लेखक नहीं थे, वे लेखक का कार्य नहीं किया करते थे। वे आजीविका से कर्मकांडी और पुरोहित थे। मतलब वे आजीविका से कर्मकांडी और पुरोहित का मतलब मैंने भी आपको समझाया कि वे आजीविका से एक पंडित थे। थोड़ी बहुत खेती भी थी उनकी, किंतु अपर्याप्त परिवार को ऋणमुक्त करने तथा उन्हें समुचित निर्वाह के लिए कुछ धन प्राप्त करने के प्रयोजन से वे उत्तर भारत की ओर आए थे। किंतु सन 57 में, जहाँ भी सन 57 लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब आप समझिएगा 1857 ईस्वी। किंतु सन 1857 ईस्वी के वे गदर में फंस गए। उन्हें मथुरा जाना था, जहाँ ग्वालियर की राजमाता वाइजाबाई शिंदे सर्वतोमुखी यज्ञ करवाने जा रही थी। यज्ञ में पौरोहित्य के द्वारा दान में कुछ आय हो जाने की प्रत्याशा थी। उन्हें मार्च 1857 में बैलगाड़ी से वे पुणे पहुंचे और वहां से इंदौर, अहमदनगर, धुलिया, सतपुड़ा होते हुए मध्य प्रदेश में महू पहुंचे, जहां उन्हें सिपाहियों से क्रांति की खबरें पहली बार मिली। मतलब 1857 ईस्वी का जब समय था तो वे गदर में फंस गए थे। वे मथुरा जा रहे थे क्योंकि वहाँ जो राजमाता वाइजाबाई शिंदे थी वो एक यज्ञ करवाने जा रही थी और उनका जो घर का परिस्थिति था वो बहुत ख़राब था। वे घर के अपने परिवार को ऋण मुक्त करना चाहते थे। मतलब उन पर किसी प्रकार का कोई कर्ज होगा, वे उस कर्ज को दूर करना चाहते थे। तो वे इस उद्देश्य से मथुरा की ओर जा रहे थे कि वहाँ यज्ञ में उनको कुछ दान में कुछ आय हो जाएगी, मतलब वे कुछ पैसे कमा लेंगे। उन्हें मार्च 1857 में वे इंदौर, अहमदनगर, धुलिया, सतपुड़ा होते हुए मध्य प्रदेश के महू पहुंचे थे, जहां उन्हें सिपाहियों से क्रांति की पहली बार खबर मिली थी। उनको पता चला था कि इधर क्रांति चल रही है।
सिपाहियों के मना करने पर भी वे आगे बढ़ते हुए उज्जैन धारा होते हुए ग्वालियर पहुंचे। इस बीच उन्होंने गदर की घटनाओं को नज़दीक से प्रत्यक्ष से देखा और सुना। वे झांसी आकर फंस गए। वहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रत्यक्ष संपर्क में आए। उनका आश्रय और विश्वास प्राप्त कर काफ़ी दिनों तक उनके साथ किले में भी रहे। अनेक कष्ट सहकर उन्होंने उत्तर भारत के कई तीर्थ की यात्रा की और लगभग 2.5 साल बाद अपने गांव वरसई वापस लौटे। अपने यजमान महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान श्री चिंतामणि विनायक वैद्य के आग्रह अनुरोध पर उन्होंने यात्रा का आंखों देखा भुगता सारा हाल अपनी उत्कृष्ट स्मृति के आधार पर माझा प्रवास में लिखा। मतलब इतना पढ़ने से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं, आंखों देखा गदर, इस पाठ की रचना जो उन्होंने की थी वो मराठी भाषा में की थी और इस पाठ का नाम था माझा प्रवास। और ये उन्होंने रचना की थी सिर्फ और सिर्फ अनुरोध करने पर। एक प्रसिद्ध विद्वान श्री चिंतामणि विनायक जी थे, उनके अनुरोध करने पर उन्होंने माझा प्रवास की रचना की थी। और माझा प्रवास की रचना में सिर्फ उन्होंने अपने आंखों देखा जो हाल उन्होंने देखा था कि क्रांति में कहाँ कैसे हुआ था, वही आंखों देखा गदर का रचना उन्होंने अपनी भाषा मराठी भाषा माझा प्रवास में की थी। और इस माझा प्रवास को बाद में हिंदी में रूपांतरित किया गया और फिर इसको आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और लेखक अमृतलाल नागर ने माझा प्रवास का प्रमाणिक भाषांतर 20वीं सदी के चौथे दशक में आंखों देखा गदर के नाम से किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विष्णु भट्ट गोडसे वरसेकर जी थे, उन्होंने मराठी भाषा और संस्कृत भाषा की अध्ययन की थी। तो उन्होंने मराठी भाषा में माझा प्रवास की रचना की थी और उसमें ही इस पाठ के विवरण को उन्होंने बताया था। और वो रचना उन्होंने 1857 ईस्वी के आसपास ही कर दी थी। लेकिन हिंदी के एक प्रसिद्ध कथाकार थे जिनका नाम था अमृतलाल नागर। उन्होंने माझा प्रवास का प्रमाणिक भाषांतर जो है वो 20वीं सदी के चौथे दशक में आंखों देखा नामक गदर से किया। मतलब उन्होंने उस माझा प्रवास का अनुवाद हिंदी भाषा में कर दिया और उसका जो नाम है वो आंखों देखा गदर रख दिया। यह पाठ उसी भाषांतरित रूप से संकलित संपादित कर यहाँ प्रस्तुत किया गया। मतलब ये जो पाठ है आंखों देखा गदर जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये माझा प्रवास से लिया गया और इसका जो हिंदी रूपांतरण किया है वो लेखक अमृतलाल नागर ने किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आंखों देखा गदर के लेखक कौन है, तो लेखक माझा प्रवास की रचना उन्होंने की थी और इसका रूपांतरण हुआ। तो लेखक में आपको बताना है विष्णु भट्ट गोडसे वरसेकर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो आपको अच्छे से याद रखना है उस लेखक का नाम था अमृतलाल नागर। तो ये प्रस्तुत किया गया पाठ में पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसेकर झांसी प्रवास है। मतलब एक झांसी प्रवास है, झांसी में रहने वाले एक व्यक्ति हैं, क्योंकि वे झांसी में फंस जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ ही ठहरते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े संस्मरण अविकल रूप में इस पाठ में प्रस्तुत हैं। अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है आंखों देखा गदर। मैं आशा करता हूँ कि लेखक के बारे में जो मैंने आपको समझाया आप समझ गए होंगे। और अगर आपको कुछ समझ आता है तो वो कमेंट कीजिए, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश किया करूँगा। ये पाठ थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। मैं बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ते हुए शॉर्टकट में आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए चलूँगा। आपको ये पाठ पढ़ते पढ़ते आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा, क्योंकि ये क्रांतिकारी पाठ है। इसमें आप झांसी की रानी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि झांसी की रानी ने किस तरह से उस युद्ध में उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अंग्रेजों को हराया था और किस तरह से वे स्वर्गवास हो गए थे। मतलब किस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी, वही आप आंखों देखा गदर पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के माइंड कंसंट्रेट को करते हुए, मतलब अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस पाठ को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। पाठ का नाम है आंखों देखा गदर। मैंने बताया आपको इसका हिंदी रूपांतरण किया है अमृतलाल नागर ने और इस पाठ के लेखक का नाम था विष्णु भट्ट गोडसे वरसेकर। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ। चैत का महीना आन पहुंचा, गर्मी के झोंके लगने लगे। वसंत के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु का राज्य स्थापित हुआ। यह तो निश्चित हो ही चुका था कि झांसी में लड़ाई होगी, इसलिए कुछ सावधान नागरिक अपने औरत बच्चों और धन दौलत को लेकर ग्वालियर चले गए। मतलब ये एक दृश्य का वर्णन किया गया कि चैत का महीना आन पहुंचा, गर्मी के झोंके लगने लगे थे। वसंत ऋतु के जाने के बाद आपको पता है कि फरवरी के बाद जब मार्च आती है, मार्च के बाद जब अप्रैल आती है, तो आपको पता है गर्मी का दिन शुरुआत हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु का राज्य स्थापित हुआ। यह तो निश्चित हो ही चुका था कि झांसी में लड़ाई होगी, इसलिए कुछ जो सावधान नागरिक थे, मतलब कि जो चालाक नागरिक थे, वे अपने औरत बच्चों और धन दौलत को लेकर झांसी को छोड़कर ग्वालियर चले गए थे। चैत बीता, बैसाख लगा। एक दिन शहर के दक्षिण की ओर मैदान में तंबू दिखाई पड़ने लगे और इधर उधर आग रोशनी भी दिखाई देती थी। सांझ के समय हम लोग किले के ऊंचे बुर्ज पर से देखने लगे तो शहर के चारों ओर जगह जगह पर तंबू गाड़कर पलटने उतरती हुई दिखाई दी। चारों तरफ हलचल मच रही थी। चढ़ाई हो गई है, यह देख कर रात में बाई साहब
खुद किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगी। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जहाँ भी बाई लिखा हुआ रहेगा, बाई साहब, उससे आप समझ जाइएगा ये बात किया जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। उनको शॉर्टकट में बाई साहब कहा जाता था, बाई जी कहा जाता था। तो इन यहाँ आपको समझना है रानी लक्ष्मीबाई। तो ये बताया गया है बुर्ज होता है, बुर्ज कहा जाता है किले का जो सबसे ऊंचा स्थान होता है। तो वे किले के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़कर देखते थे कि किस तरह अंग्रेज जो है वे जगह जगह पर तंबू गाड़कर पलटने मतलब उन्होंने अपना तंबू लगा लिया है और वहाँ वे युद्ध की तैयारी में जुड़े हुए हैं। चारों तरफ जब हलचल मच रही थी तब जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी वो खुद किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त मतलब कि ये भी युद्ध का प्रबंध करने लगी थी, इंतजाम करने लगी थी। फाटकों के पास सिपाहियों की टुकड़ियां और उनके साथ साथ एक एक बहादुर और भरोसे के सरदार नियुक्त कर दिए गए थे रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा। दूसरे दिन सवेरे शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के 20-25 सवार दौड़ते हुए आए। किले के पश्चिम की तरफ आकर दीवार की तरफ बढ़ने लगे। वैसे ही हमारी तरफ के दक्ष और होशियार गोल अंदाज ने तोप में पलीता रख दिया। 10-5 मरे, बाकी भाग गए। मतलब दूसरे दिन जब सुबह सुबह मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के 20-25 सवार दौड़ते हुए आए तो क्या हुआ कि जो रानी लक्ष्मीबाई जी के दक्ष और होशियार जी थे उन्होंने गोल अंदाज तोप में पलीता रख दिया और जब तोप को चलाया तो 10-5 तो 20-25 में मर गए और बाकी जो है वो भाग गए। इस तरह पहले दिन अंग्रेजी फौज शहर के चारों तरफ मोर्चे बांधने का प्रयत्न करती रही, लेकिन हमारे गोल अंदाज उनके चिथड़े उड़ाकर रख देते थे। दूसरे दिन भी इसी तरह मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेज पीले पड़े थे। मतलब जिस तरह वे अपना मोर्चा बांधने में पहले दिन असमर्थ थे, नहीं बांध पाए थे, उसी तरह से वे दूसरे दिन भी पीले पड़े थे, मतलब नहीं बांध पा रहे थे, उनका मोर्चा बंध नहीं सका था क्योंकि इधर रानी लक्ष्मीबाई जी के जो गोल अंदाज थे वे उनके चिथड़े उड़ाकर रख देते थे। शहर में जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्हें यह मालूम था कि शहर या किले पर कहाँ से मोर्चा लागू होता है, लेकिन यह जानकारी भी बहुत थोड़े लोगों को थी। अंदर के षड्यंत्र के कारण कहो या बाहर ही अंग्रेजों को इस बात का जानकार मिली। यह कहो तीसरे दिन अंग्रेज जो थे वे मौके समझ गए। मतलब 2 दिन तो वे मोर्चा बांधने में असफल रहे, लेकिन तीसरा दिन उनको समझ आ गया कि किस ओर से मोर्चा बांधने पर मोर्चा बांधा जा सकता है। फिर रात होने पर उन्होंने सब ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहे। किले के पश्चिमी बाजू पर अंग्रेजों की दक्षिणी तरफ की गरनाली तोप चलने लगी। इधर वायव्य दिशा की ओर भी तोप गोले बरसाने लगी, शहर पर वार करने लगी। शहर पर वार जो है वो बिल्कुल तोपों का होने लगा। यह देखकर रानी लक्ष्मीबाई साहब जी को बड़ा दुख हुआ और निराशा की पहली सीढ़ी से उनका पैर लगा, परंतु वह जरा भी न डगमगाई। जगह जगह पर और अधिक बहादुर तैनात किए और स्वयं भी खाने पीने की चिंता छोड़कर किले और शहर की दीवारों पर खपने लगी। मतलब जब उसको पता चला रानी लक्ष्मीबाई जी को कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने तोपों को गोलाबारी शुरू कर दी है हमारे राज्य पर, तब वह थोड़ी सी चिंतित हो जाती है और निराशा की पहली सीढ़ी से उनका पैर लग जाता है। लेकिन वह फिर भी नहीं डगमगाती है और जगह जगह पर और अधिक बहादुर तैनात करती है। बहादुर जो होता है वो युद्ध को संभालने वाला सबसे ओनर होता है, मतलब मालिक होता है। तो वो बहादुर तैनात करती है और स्वयं भी खाने पीने की चिंता छोड़कर किले और शहर की दीवारों में खपने लगती है, मतलब वहाँ का बंदोबस्त करने लगती है। शहर पर तोप के गोले शुरू होने से रैयत को बड़ा त्रास हुआ। रैयत का मतलब होता है प्रजा। तो जो प्रजा थे, आपको पता है कि शहर में जो प्रजा होगी मतलब सभी के घर होंगे, तो जब बीच में कहीं भी गोला छोड़ दिया जाएगा तोप से तो आपको पता है कि वो गोला फटता है और फटने से उसके आसपास के 4-5 घर जो थे वे और वहाँ रहने वाली जो प्रजा थी उनका बड़ा त्रास हुआ। मतलब वे बुरी तरह से मारे गए, उनका जो है विध्वंस मच गया घरों का। एक आध गोला रास्ते में पड़ा तो फूट कर 10, 20, 50 को घायल कर देता और 10-5 मारे जाते। जैसा कि मैंने आपको बताया वही लाइन में लिखा हुआ है कि अगर एक आध गोला रास्ते में पड़ जाता था तो वह फूटता था और फूटने के बाद 10, 20, 50 को तो घायल कर देता था और 10-5 मारे जाते थे। किसी घर पर पड़ा तो वह तो भस्म ही हो जाता था। उसके धक्के से आसपास के छोटे घर खंडहर होकर गिर पड़ते थे। मतलब जिस घर पे वो पड़ता था वो घर तो भस्म ही हो जाता था और उसके आसपास के जो छोटे घर होते थे वे भी खंडहर होकर गिर पड़ते थे, आग लग जाती थी। परंतु जो बाई साहब जी थे उन्होंने शहर में बम्बों का इंतजाम बड़ा अच्छा कर रखा था। यह आपको समझना बम्बो किसे कहते हैं। बम्बो जो होता है वो पानी को कहा जाता है, प्राचीन समय में पानी को बम्बो कहा जाता था। तो जब रानी लक्ष्मीबाई जी को पता चला कि उनके गोलों से यहाँ का विध्वंस मचा जा रहा है, यहाँ के घर विध्वंस होते जा रहे हैं, तो उन्होंने पानी का इंतजाम किया बड़े अच्छे रूप से और जहाँ भी आग लगती थी बम्बे तुरंत बुझाते थे। मतलब आग लगी नहीं कि बम्बे तुरंत बुझाते थे, मतलब पानी से उस आग को बुझा दिया करते थे।
शहर में धंधा रोजगार बिल्कुल बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में आपको पता है किसी तरह का कोई धंधा और रोजगार तो चल नहीं सकता शहर में, इसलिए वो सब कुछ बंद हो गए थे। और इधर उधर आने जाने से भी लोग घबराते थे, क्योंकि रास्ते पर भी कभी कभार गोला गिर जाता था और 10-50 लोग घायल और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए लोग जो थे वे इधर उधर आने जाने से घबराते थे। अब मैं आपको क्या करूँगा, लाइन बाय लाइन हिंदी नहीं बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़कर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक बार आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें हिंदी लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो ये चैप्टर लॉन्ग है, ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का ना हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँगा। आप मेंटेन करते हुए, माइंड को कंसंट्रेट करते हुए, ध्यान को केंद्रित करते हुए अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने पानी का व्यवस्था करवा रखा था और पानी से जहाँ भी आग लगता था वो आग को बुझा दिया करते थे। इधर बाई साहब ने अपनी तरफ से अंग्रेजों की ज़बरदस्त नाकाबंदी शुरू की। अंग्रेजों की तरफ के बहुत से लोग मारे गए। चौथे दिन दोपहर में अंग्रेजों ने किले के दक्षिणी बुर्ज की तोप बंद कर दी। उस तोप पर कोई गोल अंदाज टिक ही नहीं पाता था। लोग में बड़ी हौलदिली फैल गई। तभी पश्चिमी बुर्ज वाले हमारे गोल अंदाज ने अपने मोर्चे की तोप दक्षिण की तरफ लगा दी। दूरबीन से बेचूक निशाना साध कर तोप में पलीता लगाया और तीसरे धमाके में ही अंग्रेजों के उत्तम गोल अंदाज को ठंडा कर दिया। इस तरह दक्षिण की तोप पर फिर चालू करके उन्होंने अंग्रेजों की तोप बंद कर दी। मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी वो अंग्रेजों की ज़बरदस्त नाकाबंदी उन्होंने शुरू कर दी थी। मतलब अंग्रेजों को कहीं से भी राज्य में घुसने का जो प्रवेश था वो बंद कर दिया गया था। अंग्रेजों की जो तरफ थे वे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तीसरा दिन उन्होंने आपको पता है कि वे जहाँ तहाँ गोले फेंके करते थे, लेकिन चौथे दिन दक्षिणी बुर्ज की तोप उनकी बंद कर दी गई थी। उस पर जो गोल अंदाज था वो टिक ही नहीं पाता था। और इधर से रानी लक्ष्मीबाई जी की तरफ से दूरबीन से वे बेचूक निशाना साध कर तोप चलाते थे और एक ही धमाके में अंग्रेजों के उत्तम से उत्तम गोल अंदाज को ठंडे कर देते थे, मतलब उनको मार देते थे। इस तरह दक्षिण तरफ की तोप फिर से चालू करके उन्होंने अंग्रेजों की जो तोप थी वो बंद कर दी थी। रात में शहर और किले पर गोले पड़ते थे। 50-60 शेर का गोला, आपको पता है एक शेर गांव में 5 किलो को कहा जाता है। 50-60 शेर मतलब 60 शेर मतलब कि 60 पचे 300 किलो, मतलब एक गोला जो था वो करीब 300 किलो का हुआ करता था, मतलब कि 3 क्विंटल का। तो रात में शहर और किले पर गोले पड़ते थे। 50-60 शेर का गोला तोप से उड़ता हुआ एक छोटी सी गेंद दिखाई देता था। मतलब 300 किलो वजन का जो गोला था, जब वो तोप से छोड़ा जाता था तो वो आसमान में एक छोटी सी गेंद जैसी दिखाई देती थी। ये लाल भड़के गोले रात्रि के अंधकार में गेंद की तरफ इधर उधर आसमान में उड़ते हुए बड़े विचित्र लगते थे। दिन में तो वे सूर्य के प्रकाश में अप्रतिभ हो जाते थे। आदमी को ऐसा लगता था कि यह गोला मेरे ऊपर आकर ही पड़ेगा। मतलब रात को वे गोले आग से चमकते हुए बिल्कुल छोटे गेंद की तरह दिखाई देते थे, और जब रात को वे गोले छोड़े दिए जाते थे तब लोगों को ऐसा लगता था, जो भी उस गोला को देखता था उसको लगता था कि यह मेरे ऊपर आकर ही पड़ेगा, ये मेरे ऊपर आके गिरेगा। लेकिन वह 700-800 कदम दूर जाकर फूटता था। दिन रात लगातार युद्ध होने से शहर जर्जर हो गया था। 5वें-6ठे दिन भी इसी तरह युद्ध चलता रहा। कभी पहर डेढ़ पहर पाई साहब की जय होकर अंग्रेजों का नाश होता था, तो कभी उनकी तोपें बंद हो जाती थी, फिर कभी अंग्रेजों की जीत होने लगती थी। मतलब 5-6 दिन इसी तरह युद्ध चलता रहा। उनका जो शहर की स्थिति थी वो बिल्कुल दयनीय हो गई थी, बिल्कुल जर्जर हो गई थी। कभी रानी लक्ष्मीबाई की टीम जीतती तो वे विजय मनाते, और कभी उनकी तोपें बंद हो जाते तो जो अंग्रेज थी उनकी जीत होने लगती थी। हमारी पलटन घबराने लगती थी और तोपें बंद हो जाती थी। 7वें दिन, ये 5 से 6 दिन का विवरण है। उसके बाद 7वां दिन शुरुआत हुआ, और 7वें दिन सूर्यास्त के बाद, मतलब जो सूर्यास्त हो गया, शाम का समय हुआ, तो उसके बाद पश्चिमी मोर्चे की तोप बंद हो गई। वहाँ कोई ठहर ही नहीं पाता था और अस्त्रों की तोपों ने हमारा वह मोर्चा भी तोड़ डाला। रात में कुशल कारीगरों को चुपचाप बुर्ज पर, मतलब उसी ऊंचे स्थान पर चढ़ाया गया। ईंट और गारा वगैरह से नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए मनुष्यों की नसेनी सी खड़ी कर दी गई थी। कारीगर भी बड़े ही चतुर और अपने काम में निपुण थे। दुश्मनों को आहट भी नहीं मिली और रातों रात मोर्चा बांधकर तोप चालू कर दी गई। उस समय अंग्रेज गाफिल पड़े थे, उनका बड़ा नुकसान हुआ और पहर भर तक उनकी तोपें बंद पड़ी रही। मतलब रानी लक्ष्मीबाई की टीम में कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल ही कुशल थे, चतुर थे। उन कारीगरों ने अपने काम में इतने निपुण थे कि उन्होंने दुश्मन को बिना आहट के वहां रातों रात मोर्चा बांधकर तोप चालू कर दी, और इस तरह अंग्रेज की जो तोप थी वो बंद पड़ी रही। ये 7वें दिन का दृश्य था। अब 8वां दिन शुरू हुआ। 8वें दिन बड़ी प्रलय मची और बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। बहादुर लोग जोर जोर से एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे। बंदूकों और तोपों की आवाज़ के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। नरसिंह, नगाड़े, बिगुल आदि बज रहे थे। नरसिंह, नगाड़े, बिगुल ये वाद्य यंत्रों का नाम है। ये वाद्य यंत्र प्राचीन समय में जब युद्ध शुरुआत होता था तो बजाए जाते थे।
धूल और धुआं, बारूद, गोले, बंदूकें और बाजों की आवाज़, मनुष्यों के चित्कार सब मिलाकर बड़ा ही भयंकर वातावरण उपस्थित कर रहे थे। अंग्रेजी फौजों ने बड़ी तबाही मचाई, पर कोटे पर के सिपाही और गोलंदाज एक के बाद एक दूसरे गिरते थे और उनकी जगह नए लोग खड़े किए जाते थे। गिरते थे का मतलब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके जगह नए लोग खड़े कर दिए जाते थे। रानी लक्ष्मीबाई साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। चारों तरफ घूम घूम कर सारा प्रबंध कर रही थी। जहाँ जरा कमजोरी देखी वहीं आदमी बढ़ाए, आदमियों को हिम्मत दी, परंतु उन्हें बड़ी ही चिंता थी कि पेशवा की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही। और इस चिंता ने उनको किंकृतव्य विमूढ़ बना दिया। मतलब इस चिंता से वे बिल्कुल ही निराश हो गई कि पेशवा की तरह से मदद क्यों नहीं आ रही है हमारे इस युद्ध का सामना करने के लिए। इधर कालपी से तांत्या टोपे 15,000 फौजें लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा। रातों रात मोर्चा बांधकर उसने तोपों में पलीता लगाया। इधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौज लेकर उससे लड़ने के लिए आ धमका। वह लड़ाई का 10वां दिन था। झांसी के सब लोग इस लड़ाई पर ही झांसी के भाग्य का निर्णय समझते थे। मतलब झांसी के लोग जितने भी थे उनको लगता था कि आज जिसका युद्ध, मतलब आज के इस युद्ध में जिसकी हार या जिसकी विजय होगी उसी को वो आखिरी निर्णय समझने वाले थे। क्योंकि जो तांत्या टोपे जी थे वे 15,000 फौज लेकर आए थे झांसी के युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए। सब लोग युद्ध देखने के लिए परकोटे की दीवार पर आकर जम गए। दोनों ही ओर के सिपाही अपनी जान होम कर लड़ रहे थे। किसी को भी अपना भान नहीं रहा। आमने सामने की लड़ाई थी। बिगुल, नरसिंगों, बंदूकों, तोपों इत्यादि की आवाज़ हवा में धुंध सी बनकर छा गई थी। झांसी वाली बाई, मतलब कि झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई, उनके सरदार लोग दूरबीन लगाकर देख रहे थे। परंतु झांसी के दुर्भाग्य से कहो या तांत्या टोपे की अकुशलता से कहो या हिंदी सिपाहियों के नादान और असूर होने से कहो, तांत्या टोपे की जो 15,000 की फौज थी वो फौज टूटने लगी थी। जो सिपाही लोग थे वे भागने लगे थे। अंग्रेजी फौजों ने मोर्चे पर से तोपें निकालकर भागने वालों पर निशाना साधा। रिसाले सवारों ने एकदम हल्का बोल दिया। रिसाले का मतलब होता है घुड़सवार। प्राचीन समय में जो घुड़सवार को रिसाला कहा जाता था। तो जो रिसाले सवार थे उन्होंने एकदम हल्का बोल दिया। मतलब जो घुड़सवार थे उन्होंने हल्का बोल दिया। यह देखकर मतलब वे भागने लगे, वे युद्ध छोड़कर भागने लगे और सभी सिपाही भी भागे। यह देखकर स्वयं तांत्या टोपे भी 24 पने और 36 पने की तोप वहीं छोड़कर निकल लिया। मतलब वो भी वहाँ से भाग गया। विजय मिल गया अंग्रेजों को, क्योंकि ये सभी भाग गए तो निश्चित है इनकी हार तो होनी ही थी। तो विजय मिलने से अंग्रेजों की जो हिम्मत थी वो दिगनी चौगनी हो गई, दोगुनी चौगनी हो गई। उन्हें लड़ाई का सामान भी मिला। ये जितने भी 24 पन्ने और 36 पन्ने की तोप थी वे सभी वहाँ जो लड़ाई युद्ध करने वाले यंत्र थे वे सभी वहीं छोड़कर भाग गए थे। तो ये सभी यंत्रों पर जो कब्जा था वो अंग्रेज़ों का हो गया था। और अंग्रेज़ों की जो हिम्मत थी वो दुगनी चौगनी इसीलिए हो गई थी क्योंकि एक तो उनको विजय मिला था और लड़ाई का सामान भी मिल गया था। झांसी वालों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुख, भय और निराशा से टूट गए थे। तो ये आपने 10वें दिन का दृश्य पढ़ा। अब इसके बाद आप 11वें दिन का दृश्य पढ़िएगा। तो इसी तरह से हुआ कि इस पाठ में जब तांत्या टोपे जी 15,000 लोगों की फौज लेकर आए तब तो झांसी की रानी को लगा कि अब कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन जब उनसे भी इस युद्ध को न संभाला जा सका तो उसके बाद क्या हुआ वो आप आगे पढ़िए। परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है। सिपाहियों को जब यह विश्वास हो गया कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लगेगी, वे हमारे ऊपर जरा भी दया न करेंगे, इस विचार से उनका हौसला और दूना हो गया। मतलब जो झांसी की रानी के सिपाही थे उनको जब प्रतीत हुआ कि अब झांसी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगी और जब झांसी अंग्रेजों के हाथ में, अंग्रेज जब इस पर कब्जा कर लेंगे तो वे हम लोगों पर जरा भी दया नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी वे दया नहीं दिखाएंगे। इस विचार को सोचते हुए उनका हौसला जो है वो और दुगना हो गया। बाई साहब ने, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जी ने सब सरदारों को इकट्ठा करके कहा कि आज झांसी लड़ी तो कुछ पेशवा के बल पर नहीं और आगे भी उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसा निश्चय करके सरदार लोग और स्वयं बाई साहब परकोटे की दीवारों पर फिर से मेहनत करने लगे। उसी दिन रात में अंग्रेजी गोल अंदाजों ने भी भयंकर हमला किया। शहर और किले पर लाल लाल गोलों की झड़ी लगा दी। किले के सब लोग रात भर जागते हुए बैठे रहे। जो पहले समय में, प्राचीन समय में जो राज्य हुआ करते थे, जैसे कि झांसी की रानी, जो झांसी जगह का नाम था और उसके जो झांसी की रानी थी उसने चारों तरफ से उसको घेरवा रखा था। तो अंग्रेज जो थे वे सिर्फ गोला ही चला पाते थे। वे घुसने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वे कहीं से घुस नहीं पा रहे थे और आगे वे घुस भी जाते हैं, वही आप पढ़िएगा। तो रात गई, युद्ध का 11वां दिवस आ पहुंचा।
बाई साहब तलवार बांधे हुए चारों तरफ सबको हिम्मत बंधा रही थी। गोल अंदाजों को बख्शीशें दी गई। जो तोपें बंद हो गई थी वे फिर शुरू हो गई। अंग्रेजों ने अपनी सारी गरनाली तोपें किले पर ही लगा दी। मतलब जितने भी उनकी तोपें थी वो सभी तोपों को उन्होंने किले पर ही निशाना साध दिया। तब तो महलों में जो था वो बिल्कुल ही हाहाकार मच गया। उस दिन महलों पर अंग्रेजी तोपों की सनी दृष्टि थी, परंतु खास महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बादशाही जमाने का चूने से बना हुआ मजबूत महल कुछ क्यों ही टूट सकता था। मतलब प्राचीन समय में जो बादशाही जमाना का मेन खास महल था उसको कुछ नहीं हो रहा था, वो टूट नहीं सकता था इन गोलों से। जहाँ गोला पड़ता था उतना बड़ा छेद हो जाता था, ये 2-3 छतों में भंबक हो जाते थे और गोला जो है वो नाकाम हो जाता था। परंतु ऐसा नुकसान भी कुछ कम नहीं हुआ था। महल के हर एक दलान पर गोले पड़ने लगे। तब तो सब लोग घबराकर नीचे की एक कोठरी को निर्भय स्थान समझकर, मतलब उस स्थान को वे बिना, नीचे की जो निर्भय कोठरी थी उस कोठरी में गोले कितने भी दागे जाएं कुछ भी नहीं हो सकता था, उसी स्थान को समझकर वे सभी उसमें भरने लगे थे, उसमें आकर रहने लगे थे। उस कोठी के ऊपर जो थी वो 5 मंजिलें थी। भरते भरते उसमें 64 आदमी जमा हो गए थे और वह बिल्कुल ही ठसाठस हो गई। मैं भी उस कोठरी में था, दासियाँ भी थी। यहाँ मैं का तात्पर्य किससे है? मैं का मतलब है इस पाठ का आंखों देखा गदर वर्णन किसने किया है? माझा प्रवास में जो पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर जी थे उन्होंने इस पाठ का वर्णन किया है। तो यहाँ मैं का तात्पर्य मैंने आपको बताया था, जब लेखक का परिचय मैंने आपको करवाया तो मैंने आपको बताया था कि जो लेखक थे वे रानी लक्ष्मीबाई जी के यहाँ ठहरे हुए थे, तो वे अपने आंखों से इस हाल को देखते हैं और इसका वर्णन करते हैं। तो वे उसी समय 64 व्यक्ति में वे भी एक व्यक्ति थे और उसी कोठरी में थे जो कोठरी बिल्कुल ही ठसाठस हो गई थी। तो पाठ को आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। मैं बिल्कुल ही आपका 100% समझाने का कोशिश करूँगा कि ये पाठ समझने के बाद आप इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा और ये स्टोरी आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेव हो जाएगी। तो उस समय जो इस पाठ के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर जी थे उसी कोठरी में थे। दासियां भी थी उस कोठरी में। गर्मी और भीड़ तथा प्राणों के भय के कारण सभी के शरीर से पसीना छूट रहा था, सांस छोड़ने की भी जगह नहीं थी। मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। मतलब जो लेखक थे वे भी तो बिल्कुल ही डर से घबरा गए थे। पूरी 4 घड़ी उसमें काटी। मृत्यु के भय से बढ़कर कोई दूसरा भय नहीं, सबके ही जीव कसमसा रहे थे। परंतु जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी उनके गोल अंदाजों ने बड़ी दिलेरी और फुर्ती दिखाई। अंग्रेजों की तोप जो थी उन तोपों को खाली कर दिया। तब कहीं जाकर महल में गोले पड़ने बंद हुए और सब लोग उस कोठरी से बाहर निकले। जब रानी लक्ष्मीबाई के कुछ गोल अंदाज ने जब फुर्ती दिखाकर अंग्रेजों की तोपों को खाली कर दिया, तब उसके बाद वे जो 64 आदमी एक ही कोठरी में ठसाठस जमे हुए थे वे उससे बाहर निकले और तब उनको चैन की सांस आई। इस तरह लगातार 11 दिन की लड़ाई चली। फिर शाबाश से उस स्त्री को उस रात को रोज की तरह रानी लक्ष्मीबाई साहब शहर के और किले पर गश्त लगाकर जब बंदोबस्त कर रही थी। गश्त लगाकर मतलब होता है जब वह चारों तरफ घूम रही थी। गश्त लगाना का मतलब होता है घूमना। तो जब वह शहर के चारों ओर और किलों के चारों ओर घूमकर बंदोबस्त मतलब कि युद्ध की प्रबंध कर रही थी, व्यवस्था कर रही थी, इतने में ही एक भेदिए ने आकर खबर दी कि 2-2.5 लाख रुपयों का गोला बारूद खर्च करके भी अंग्रेज सरकार को जय मिलती दिखाई नहीं दी। उनका गोला बारूद भी अब चूक गया है। मतलब एक भेदिया का मतलब होता है जासूस, जो इधर की खबर उधर पहुंचाता है और उधर की खबर इधर पहुंचाता है। तो एक जासूस ने आकर रानी लक्ष्मीबाई जी को रात के समय बताया कि अंग्रेजों ने अभी तक 2-2.5 लाख रुपये का बारूद खर्च कर दिया है। बारूद जो होता है उसी को भरकर गोले में चलाया जाता है। तो इतना जब उन्होंने गोला रानी लक्ष्मीबाई के किले पर चलाया तो उतने में उनका 2-2.5 लाख रुपये का बारूद खर्च हो गया था और उसके पश्चात भी उनको जय मतलब कि उनको विजय प्राप्त नहीं हुआ था, वे जीते नहीं थे। उनका गोला बारूद भी अब चूक गया है, मतलब कि ख़त्म हो गया है। इसलिए कल पहर भर लड़ाई करने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा, मतलब ये हार जाएंगे, ऐसा भेदिया रानी लक्ष्मीबाई जी को कहता है। यह सुनकर रानी लक्ष्मीबाई साहब जी को कितना आनंद हुआ होगा यह तो उनका मन ही जानता होगा। उनको चैन की सांस आई होगी कि अब हम जीत जाएंगे। उनके चेहरे पर एक भी दमक आ गई और उनकी शक्ति और हिम्मत जो है वो दुगनी हो गई। उस रात को 2 बजे के लगभग निश्चिंत होकर वह गहरी नींद में सो गई रानी लक्ष्मीबाई जी। लेकिन बाई साहब के ग्रह अच्छे नहीं थे। लगभग पो फटने के समय शहर के दक्षिणी बाजू की तोप एकाएक बंद पड़ गई। यह खबर लेकर एक आदमी दूसरा आदमी आया और बाई साहब को जगाकर उसने सारा हाल कहा। सारी हकीकत सुनकर सबके पेट में पानी हो गया, मतलब सबके सब डर गए और हमारे प्राण भीतर भीतर घुटने लगे।
हर हर 88 पहर तक बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद अंत में अंग्रेजों ने शहर को सर ही कर लिया। छठी मंजिल पर जाकर जब मैं देखने लगा तो उस समय सवेरे का धुंधला प्रकाश पड़ रहा था। देखा हजारों मजदूरों के सिर पर घास के गट्ठर रखाए उनके पीछे पीछे गोरे सिपाही शहर की दीवार पर चढ़े आ रहे थे। देखते ही देखते वे ऊपर आ पहुंचे। घास वालों ने दीवार के पास पहुंचते अपने सिर के गट्ठर एक पर एक फेंक कर सीढ़ी बना दी और उसके ऊपर से होकर गोरे सिपाही जो है वे उतरने लगे। मतलब जब रात को रानी लक्ष्मीबाई जी को इतनी अच्छी खबर मिली कि उनका तो बारूद ही खर्च हो गया है, कल दोपहर होते होते वे हार जाएंगे, इस सूचना को सुनकर रानी लक्ष्मीबाई जी को अत्यंत आनंद महसूस होता है और वो बिल्कुल चैन की नींद से रात को 2 बजे सो जाती है। लेकिन सुबह उसको पता चलता है एक भेदिए के द्वारा, एक जासूस के द्वारा ये दृश्य, और ये इस दृश्य को लेखक ने भी देखा था। तो लेखक कहता है कि जब मैं सुबह उठकर धुंधले प्रकाश में देखता हूँ तो वह देखता है कि हजारों मजदूरों के जो सिर थे उस पर घास के गट्ठर रखे हुए थे और घासों के गट्ठर से वे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो राज्य का किला था वो चारों तरफ से बिल्कुल ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा हुआ था और किसी भी तरह से उसमें कोई भी अंग्रेज जो था वो घुस नहीं सकता था। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, हजारों मजदूरों के सिरों पर घास के गट्ठर लेकर उनको आगे आगे चलाया और वे पीछे पीछे चलने लगे और उन सभी मजदूरों ने उस जगह पर आकर, उस किले के पास आकर अपने गट्ठर को फेंक कर एक एक करके सीढ़ी बना दी। मतलब इस तरह की सीढ़ी बना दी कि एक तरफ से वे दीवार को फान गए, मतलब कि चढ़कर अगले तरफ किले में उतर गए और उसके ऊपर से होकर गोरे सिपाही जो है वे बिल्कुल अच्छे तरीके से उनके किले में, मतलब उनके शहर में प्रवेश कर गए, उतरने लगे। दीवार पर बाई साहब के सिपाहियों में कुछ तो भाग निकले और जो सूर थे उन्होंने यथाशक्ति गोरों को रोका। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, उसको आप मेंटेन करिएगा, यहाँ यथाशक्ति लिखा हुआ है। तो दीवार पर, जो दीवार के साइड में आपको पता है कि प्राचीन समय में जो द्वार रक्षक थे उनमें से कुछ सिपाही तो उनको देखकर भाग निकले और जो सूरवीर थे उन्होंने यथाशक्ति गोरों को रोकने का भी प्रयास किया, किंतु वे बेचारे बहुत कम थे, बहुत थोड़े थे, इसलिए मार डाले गए। यह 10-12 मिनट के अंदर ही अंदर हजारों गोरे शहर की दक्षिणी दीवार पर दिखाई देने लगे। दक्षिणी दीवार पर मतलब हजारों गोरे, हजारों अंग्रेज घुस गए थे उस घास की बनी हुई सीढ़ी पर से। बाई साहब ने जैसे ही हकीकत को समझा वैसे ही सहस्र बिच्छुओं के डंक मारने के समान उन्हें दुख हुआ। सहस्र का मतलब होता है हजारों बिच्छुओं के डंक मारने में जैसा दुख होता है वैसा ही दुख उनको ये बात सुनकर हुआ। जब उन्होंने हकीकत को समझा, चेहरे की आभ उतर आई, अकल गुम हो गई। सोने के पहले जो खबर सुनी थी वह क्या थी और अब यह खबर, इसका क्या अर्थ है? भय, दुख और आश्चर्य से चित्त ऐसा उद्विग्न हुआ कि क्या करना चाहिए। उन्हें सूझता ही नहीं था कि बाहर आकर शून्य दृष्टि से वे दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी जहां हजारों गोरे सिपाही बढ़े चले आ रहे थे। परंतु बाई साहब हम भट्ट भिक्षुकों की तरह कुछ नादान थोड़े ही थे। भय और विचार शून्यता का क्षण दूर हो गया। तुरंत ही बाई साहब को सुरत्व का आवेश आ गया। 1500 विलायती अर्थात मुसलमान अरब जो बहुत दिनों से उनके यहाँ नौकर का कार्य करते थे, उन्हें लेकर तलवार खींचकर वे तुरंत ही किले से नीचे उतरी और बड़े दरवाजे से दक्षिण की ओर चल दी। गोरे लोग शहर में आ गए थे, उनकी तलवारें भी म्यानों से बाहर निकल आई थी। सबके पीछे से चलते हुए बाई साहब सेना के मध्य से होकर तलवार लिए आगे बढ़ रही थी। गोरे और विलायती लोगों की तलवारों में गांठ पड़ते ही चारों ओर भीष्म दृश्य उपस्थित हो गया। उसकी उपमा केवल महाभारत के युद्ध से ही दी जा सकती है। महाभारत का युद्ध अगर आपने पढ़ा होगा तो महाभारत का युद्ध जिस तरह से हुआ था बिल्कुल वैसा ही दृश्य इस समय हो गया था जब उनके यहाँ हजारों 1500 विलायती थे। विलायती का मतलब होता है जो मुसलमान थे, अरब से वे लाए थे। विलायती का मतलब होता है जो विदेश से लाए गए लोग होते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो अरब से 1500 मुसलमान को लाया था जो उनके यहाँ नौकर कार्य करते थे, वे उन सभी को तलवार देकर उनके साथ युद्ध करने के लिए किले से नीचे होकर उतरकर आगे बढ़ने लगती है और तलवारों में गांठ पड़ते ही भीषण दृश्य उपस्थित होने लगता है, क्योंकि जो उनके 1500 विलायती थे और गोरे लोग थे उन दोनों के तलवारों के बीच युद्ध होने लगा। और इस दृश्य को जो उपमा दी है लेखक ने वो महाभारत के युद्ध के समान दी है। और अगर आपने कविता के पाठ को पढ़ा होगा तो उपमा किसे कहते हैं वो मैंने उस पाठ में बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाया। इसलिए आप क्लास 11 हिंदी दिगंत के सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िएगा। मैं पाठ में एक एक शब्दों का अर्थ आपको बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ, जिससे आपको किसी अन्य चैप्टर में अगर वही वर्ड आए तो उसका अर्थ आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। 100 तक गिनती गिनने में देर लगेगी,
परंतु जोश में भरे हुए विलायतियों को सैकड़ों गोरे मारने में उतनी देर न लगी। जो जोश से भरे हुए 1500 विलायती थे, जो मुसलमान थे, जो उनके यहाँ नौकर का कार्य करते थे, उन्होंने 100 तक गिनती गिनने में हम लोगों को जितनी देर लगेगी उससे भी कम समय में उन्होंने सैकड़ों गोरे को मार दिया। सैकड़ों मतलब 100 से भी ज़्यादा अंग्रेजों को मार गिराया। बाकी जो बचे थे वे शहर में इधर उधर भागकर घरों और पेड़ों की आड़ से बंदूक तानने लगे थे। पीछे से जो गोरे लोग आ रहे थे उन्होंने भी तलवार न चलाकर, मतलब जब उनको समझ आएगा कि तलवार से हम लोग जीतने वाले नहीं हैं, तो कुछ तो भाग गए और कुछ मारे गए। और जो पीछे से आ रहे थे उन्होंने क्या सोचा कि वे तलवार न चलाकर दूर से ही गोलियां मारनी उन्होंने शुरू की। उसमें बाई साहब के साथ एक 75 वर्ष का वृद्ध और पुराना सरदार था। वह आगे आकर बाई साहब का हाथ रोककर कहने लगा, महाराज, इस समय आगे जाकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है। गोरे लोग इमारतों की आड़ लेकर गोलियां चला रहे हैं। मतलब जब सभी गोरे लोग, मतलब अंग्रेज भाग गए, इधर उधर छिप गए, तब उन्होंने तलवार का सहारा जो वो छोड़ दिया। सभी ने बंदूकें अपने हाथों में उठा ली और जो पीछे से आ रहे थे वे भी तलवार न लेकर अब बंदूक ही लेकर आ रहे थे युद्ध लड़ने के लिए। तो ऐसे में जब रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर बीच में जाएगी तो सामान्य सा बात है, जब उस पर गोली चलेगी तो वो तो मारी जाएगी। इसीलिए वहीं पर एक 75 वर्ष का एक वृद्ध पुराना सरदार था, वही उससे आगे आकर और बाई साहब का हाथ रोककर कहने लगी, महाराज, इस समय आगे जाकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है। मतलब इस समय आप आगे नहीं जाइए, क्योंकि इस समय आप आगे जाइएगा तो आप गोली का शिकार हो जाइएगा। गोरे लोग इमारतों की आड़ लेकर गोलियां चला रहे हैं। सैकड़ों गोरे शहर के अंदर आ गए हैं, इसलिए शहर के सब फाटक उन्होंने खोल दिए। इस समय लड़ने में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप किले में जाकर दरवाज़ा बंद करके फिर से कोई युक्ति सोचिए, मतलब फिर से कोई उपाय सोचिए। हमें समय को फिर से लौटा लाना है। यह कहकर उसने रानी लक्ष्मीबाई जी को वापस भेज दिया और हाँक मारकर विलायतियों से भी लौटने को कहा। मतलब ये जो 1500 विलायती थे, जो मुसलमान थे, उनके यहाँ नौकर का कार्य किया करते थे, उनको भी उस 75 वर्ष के वृद्ध ने लौटने के लिए कहा। सब लोग किले में पहुंचकर फाटक बंद करके बैठ गए। इधर चारों ओर के फाटकों से गोरे जो थे वे अंदर आने लगे और विजन करना शुरू किया। 5 बरस से लगाकर 80 बरस तक उनको जो भी पुरुष दिखा, मतलब जब एक तरफ से घुस गए तो वे किले को छोड़कर शहर में चारों तरफ घूम रहे थे, विजन लगा रहे थे। और उनको 5 वर्ष से लेकर, मतलब 5 साल से लेकर 80 साल के बीच का जो भी पुरुष उनको दिखता, वे उसे या तो गोली से या तलवार से पार उतार दिया। मतलब उन्होंने या तो उनको गोली से मार दिया या फिर तलवार से मार दिया। 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के पुरुष को। शहर के एक भाग में आग लगा दी। आग वाले हलवाई पूरे से लगाई गई। आग जो है वो पहले हलवाई पूरे से लगाई गई थी। उस समय शहर में ऐसा आंतरनाद फैला जिसका पार न था। भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर झपटते हैं तब भेड़ों के प्राण की जो दशा होती है वही इस समय उस शहर के लोगों की थी, झांसी के शहर की। भय से आतुर होकर लोग बुद्धिहीन से इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते वे बहुत सी गोलियां खाकर मुर्दे हो गए, मतलब मर गए। और कोई इस गली में लपका, कोई घर के तहखाने को भागा, कोई दाढ़ी मूछें साफ कर स्त्री वेश धारण करके बैठ गया, कोई खेतों में जा छिपा। इस तरह अपने प्राण बचाने के लिए जिसे जो उपाय सोचा सूझी वह करने लगा। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि 5 से लेकर 80 साल तक के जो पुरुष थे वे पुरुषों को तो देखते ही गोली मार देते थे या फिर तलवार से उनकी हत्या कर देते थे, लेकिन वे महिलाओं को मार नहीं रहे थे। इसलिए कुछ पुरुष इधर उधर भाग रहे थे, भागते हुए भी उनको गोलियां लग रही थी और वे मुर्दे हो जा रहे थे, मतलब कि मर रहे थे। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे थे जिन्होंने दिमाग लगाया और अपनी दाढ़ी मूछें साफ कर उन्होंने स्त्री वेश को धारण कर लिया, मतलब वे महिला के वेश में आ गई। और कोई खेतों में जा छिपा। इस तरह प्राण बचाने के लिए जिसको जो भी उपाय सूझता था वह उसी उपाय को करने लगा। दूसरी ओर गोरे लोगों घरों में घुसकर मनुष्यों की हत्या और सोने चांदी की लूट करने लगे। उनके घरों में घुसते ही जो दिखाई दिया उस पर सीधी बंदूक तन जाती थी। यदि उसने चटपट अपना माल असाब गोलों के हवाले कर दिया तब तो भली भला, नहीं तो प्राण यमलोक में। मतलब जिसके भी घर में घुसते उनको जो भी चीज़ दिखता महत्वपूर्ण उस पर वो गोली तान देते थे। और अगर उनको तुरंत जो भी घर में कीमती चीज़ अगर उनको दे दो तब तो आप बच सकते हैं, नहीं तो समझ लीजिए कि आपका प्राण जो है वो यमलोक में चला जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इधर बाई साहब, मतलब इधर रानी लक्ष्मीबाई किले में आकर बड़ी शोक विहल होकर दीवान खाने में बैठ गई। उस तेजस्वी स्त्री की उस समय की स्थिति और उसके अति मानवीय पराक्रम का यह अत्यंत दुखकारक परिणाम देखकर हम सबके हृदय भर गए। मतलब लेखक कहता है कि उस समय रानी लक्ष्मीबाई जी की स्थिति को देखकर हम सबके हृदय भर गए थे। सब लोग इधर उधर चिंताक्रांत होकर धीरे धीरे यही बातें करने लगे कि अब बाई साहब को क्या करना चाहिए। परंतु जो रानी लक्ष्मीबाई साहब जी थी उनके पास कोई भी न जाता था।
एक पहर के बाद शहर के हाल चाल लेने के लिए बाई साहब छत पर आई। उस समय शहर का जो दीन दृश्य उनकी आंखों के सामने आया, उसे देखकर उसके आंसू न रुक सके। बाई साहब को यह लगा कि मेरे कारण इन बेचारे निरपराध प्राणियों की जाने जा रही है। स्त्रियों का हृदय जो है आपको पता है बड़ा ही कोमल होता है। सो तो उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई जी भी एक स्त्री थी, तो उनका जो दिल था वह बड़ा ही कोमल था और वह इस तरह से सोचने लगी कि मेरे कारण ही मेरे शहर के सभी प्रजा की हत्या हो रही है। अगर मैं ये युद्ध न करती, सभी को भगा देती, तो कुछ इसमें से बच भी सकते थे। बाई साहब का हृदय दुख और करुणा से इतना ओतप्रोत था कि उन्हें यह लगने लगा कि मैं महापातकी हूँ। मतलब इन सभी के मरे जाने का जो रीज़न है वो मेरे पे है, मतलब मेरे कारण ये सभी लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा उनको लगने लगा। यह निश्चय उनके मन में कायम हो गया और सब लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा, मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किले को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राण की रक्षा के लिए वे स्वयं उपाय करें, ऐसा वे सभी लोगों को कहती है। जिस वृद्ध सरदार ने सवेरे बाई साहब को किले लौटाया था, मतलब गोली लगने नहीं दिया था, आगे बढ़ने से रोका था, उसी ने आगे बढ़ा और बाई साहब को मतलब जो लौटाया था वही उस समय भी आगे बढ़ा और बाई साहब को दीवान खाने में ले जाकर कहने लगा, महाराज आप जरा शांत हो। ईश्वर ही शहर पर यह दुख लाए है, मनुष्य उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। दुख में धैर्य धारण करके गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। आप सूर हैं, रात में तैयारी करके शहर के बाहर निकल चला जाए, मौका पड़ने पर शत्रु से 2 हाथ लड़ते हुए घोयरा तोड़कर पेशवा से मिला जाए। इस बीच में यदि मृत्यु आ गई तब तो बहुत अच्छा, वहाँ आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। जब रानी लक्ष्मीबाई जी को लगता है कि मेरे कारण ही इन सभी ग्रामवासियों की, इन सभी प्रजा की मृत्यु हो रही है, तो वो नीचे उतरकर सभी को कहती है कि मैं एक जाती हूँ और वहाँ दीवान खाने में जाकर वो कहती है कि मैं गोला बारूद भर कर स्वयं की हत्या कर लेती हूँ और आप सभी लोग अपना प्राण बचा लीजिएगा, रात को इधर उधर चले जाइएगा। लेकिन उस समय जो सुबह जिस वृद्ध सरदार ने सुबह उनको किले लौटाया था, वही आगे बढ़कर उनको फिर से समझाते हुए कहते हैं कि जो आत्महत्या है वो बिल्कुल ही पाप है। आप गंभीरतापूर्वक सोचिए और आगे बचने के लिए कोई रास्ता निकलता है या नहीं वो सोचिए। आप बिल्कुल ही सूरवीर हैं। रात में फिर वो कहते हैं, उनको उपाय देते हैं कि रात में हम लोग तैयारी करके बाहर निकल चल जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसके चंगुल से बाहर निकल गए तो आगे जाकर पेशवा से मिल जाएंगे, और अगर इस बीच मतलब बाहर निकलते हुए हमारी मृत्यु हो गई तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है, ऐसा भी उसको समझाते हैं और आत्महत्या करने से रोक देते हैं। इस शब्दों से बाई साहब को बहुत कुछ धीरज बंधा और वे स्वस्थ हुई, मतलब उनका मन जो है वो शांत हुआ। इधर बाई साहब रात के 11 बजे सब तैयारी करके किले के बाहर निकली। मोरो पंत तांबे आदि जितने सगे संबंधी थे वे सब भी हथियारबंद होकर घोड़े सवार होकर साथ हो गए। हर एक की कमर से मोहरें बंधी थी। खजाने में जो कुछ अर्थ था वह सब एक हाथी पर लादा गया और बीच में किया गया। साथ में 200 पुराने और जान पर खेल जाने वाले सरदार थे। इसके अलावा सवेरे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले 1200 विलायती, मतलब कि 1200 विलायती बहादुर भी चले थे। मतलब जब रात को जब रानी लक्ष्मीबाई जी वृद्ध उस सरदार की बातों को सुनती है तो वह कुछ धीरज मानती है और वो अपने मन को शांत करती है, और उसके बाद वह रात को ही 12 बजे सब तैयारी करके किले से बाहर निकल जाती है। और उसके जितने भी सगे संबंधी हैं वो सभी उनके साथ जाते हैं। सभी हथियार बंद होकर, मतलब सभी हथियार लिए हुए घोड़े पर सवार होकर साथ होते हैं और सभी के कमर में मोहरें बंधी होती है। मोहरे सिक्के को कहा जाता। प्राचीन समय में इसी का यूज वस्तु विनिमय पद्धति में किसी चीज़ को खरीदने के लिए किया जाता था। खजाने में उनके पास जो कुछ भी था वो सब एक हाथी पर लादा गया और उस हाथी को बीच में कर दिया गया, और हाथी के आगे पीछे 200 पुराने थे, वे जान पर खेल जाने वाले सरदार थे हाथी के आगे पीछे। और सवेरे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले उसके जो 1200 विलायती थे वे बहादुर भी उसके साथ चल रहे थे। जो रानी लक्ष्मीबाई साहब जी थी वो पाजामा, स्टाकिन बूट वगैरह पुरुष वेश धारण किए हुई थी। हरवे हथियार से पूरी तरह लैस थी। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है कि स्त्री थी, लेकिन वह जिस तरह का वस्त्र धारण किए हुई थी उस वस्त्र धारण से वह पुरुष वेश धारण किए हुए थी। बाई साहब जिस घोड़े पर सवार थी वह एकदम सफ़ेद था, 2500 रुपये में खरीदा गया था और राज रत्न के समान ही उसका आदर था। उस घोड़े पर बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टी से अपने 12 वर्ष के दत्तक पुत्र को बांधकर और साथ में केवल 1 रुपये की रेजगारी लेकर महारानी बाहर निकली। शाबाश है उस स्त्री को।
जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई जी, वह एक सफ़ेद घोड़े पर बैठी थी। वो घोड़ा एकदम सफ़ेद था और उस घोड़े को 2500 रुपये में खरीदा गया था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो सफ़ेद घोड़ा कितने में खरीदा गया था, तो 2500 रुपये में। ये सभी बातें आपको ध्यान से समझते हुए चलना है जब आप पाठ को पढ़ते हैं तो। और उस घोड़े का राज रतन के समान ही आदर था। घोड़े पर बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टी से वह 12 वर्ष के दत्तक पुत्र को भी बांधे हुए थी। दत्तक पुत्र का मतलब होता है वैसा पुत्र जिसको उसने गोद लिया हो। तो मतलब रानी लक्ष्मीबाई का अपना पुत्र नहीं था, गोद लिया हुआ पुत्र था, और उसी 12 वर्ष के पुत्र को वह पीछे रेशम के दुपट्टे से बांधी हुई थी। और साथ में केवल 1 रुपये की रेजगारी लेकर जो महारानी थी वह बाहर निकली थी। इसीलिए कहते हैं लेखक कि शाबाश है उस स्त्री को। जैसे ही बाई साहब शहर से निकली कि अंग्रेज़ों को खबर मिली, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जब शहर से निकली तो अंग्रेज़ों के पास जासूसों ने खबर पहुंचा दिया। तुरंत हो हल्ला करके सबको सावधान किया और तोप चालू की। बाई साहब के पास बंदूकें थी, वे उसे दागती हुई गोला फेंक कर भागी। उस हुल्लड़ में दोनों तरफ के बहुत से कट गए थे। जो बचे थे वे अंधेरे में रास्ता भटक कर जहाँ सींग समाया वहाँ भागे। चारों ओर सवार ही सवार थे। उसमें अंग्रेजों को यह पता ही न लग पाया कि बाई साहब का घोड़ा कौन सा है, और बाई साहब ने जो घोड़ा फेंका वह पल भर में अंग्रेजी फौजों का घेरा तोड़कर उन्हें बहुत पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। इस तरह जो बाई साहब थी, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वह दुश्मन के घेरों को पाल करके कालपी के रास्ते पर चली जाती है। कालपी का रास्ता पकड़कर मंजिल दर मंजिल मारते हुए एक दिन सांझ को एक खेड़े में जाकर बसती की। कालपी वहां से लगभग 6 कोस रहा होगा। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे उतरकर भोजन बना खाकर हम लोग सो गए। प्रत्युष, ये हम लोग का मतलब ये लेखक बातें बता रहे हैं कि वे खाना बनाकर सो गए थे। प्रत्युष बोला, मैं एकाएक हल्ला सुनकर आंख खुल गई। उठकर देखता हूँ तो सैकड़ों सवार रास्ता उधेड़ते हुए चले आ रहे हैं। हम जल्दी जल्दी अपना सामान लपेट लपाट कर यह सोचते हुए कि भगवान अब जाने कौन सा संकट आएगा, सिपाही लोगों के साथ ही भागे। थोड़ी देर बाद में समझ आया कि चरखारी में पेशवा की अंग्रेज़ों से भी मुठभेड़ हुई है। मतलब पेशवा के जो लोगों थे उनको भी अंग्रेज़ों से लड़ाई हो गई है, तो उसमें पेशवा की हार हुई है और अंग्रेज़ जो हैं वो जीत गए हैं। उनके साथ झांसी वाली रानी भी थी। वह फौज लौट कर अब फिर कालपी जा रही थी। तब हम जरा निश्चिंत हुए। पो फटते फटते एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। हम लोग बैठे ही थे कि 4-5 सवार कुएं की तरफ से होते हुए निकले। उसमें झांसी वाली रानी भी दिखाई दी। मतलब जब लेखक आगे बढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि 4-5 सवार उनके पास आते हैं और उसी सवार में झांसी वाली रानी मतलब रानी लक्ष्मीबाई भी थी। सारी पोशाक पठानी थी और शरीर धूल से भर रहा था। मुख किंचित आरक्त मलान और उदास था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी और घोड़े से उतरकर हमारे पास आकर पूछने लगी, आप लोग कौन हैं? मतलब रानी लक्ष्मीबाई जी लेखक से और उन लोगों से पूछने लगी कि आप लोग कौन हैं। मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप ही की प्रजा हैं। बाई साहब हमें पहचान गई। मैं मटके को जैसे ही कुएं में छोड़ रहा था कि बाई साहब बोली, आप विद्वान हैं। वो लेखक को बोला। जब लेखक बोला कि मैं आपके लिए पानी निकालता हूँ और आपको पानी देता हूँ, और वो जैसे ही मटका छोड़ता है कुएं में तभी बोलती है रानी लक्ष्मीबाई कि आप विद्वान हैं। वो लेखक को बोलती है, आप विद्वान हैं, अतः मेरे लिए पानी न खींचे, मैं ही खींच लेती हूँ। उनके ये उदारता से भरे हुए शब्द सुनकर मुझे बहुत बड़ा बुरा लगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, परंतु निरुपाय होकर रस्सी और मटका रख दिया। बाई साहब ने पानी खींचकर उसी मिट्टी के पात्र से अंजलि बांधकर पानी पिया। अंजलि बांधकर मतलब होता अपने हाथों से पानी पिया। दैव गति बड़ी विचित्र है। फिर बड़ी निराश मुद्रा में कहने लगी, मैं 8 सेर चावल की हकदार, मेरी ऐसी राड़मुड़ को विधवा धर्म छोड़कर यह सब उद्योग करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। मतलब वो कहती है रानी लक्ष्मीबाई कि मुझे ये सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जब मैं इस कर्म में प्रवृत्त हुई तो इसके लिए ऐश्वर्य सुख मान प्रांत सबकी आशा छोड़ बैठी हूँ। न जाने कान से पाप के फल से ईश्वर हमें यश नहीं देते। चरखारी में बड़ी लड़ाई हुई परंतु जय अस्त्रुओं को ही मिली। वह बताती है कि चरखारी में बहुत बड़ी लड़ाई हुई लेकिन उसमें भी अंग्रेजों की ही जीत हुई, मतलब जो जीत मिली वो स्त्रियों को ही मिली। अब वे कालपी की ओर तरफ बढ़े आ रहे थे। जल्दी ही वहाँ भी जंग होगी ऐसा उनको लग रहा था। जो कुछ लीलार में लिखा होगा सो तो होगा ही। यह कहकर बाई साहब उठी। हम भी खड़े हो गए। बाई साहब घोड़े पर सवार हुई और एकाएक उन्होंने पूछा, कालपी क्यों जा रहे हैं?
उनके पूछने पर मैंने कहा कालपी में बहुत से दक्षिणी हैं, उनसे कुछ दक्षिणा लेकर यमुना पार करके गंगा स्नान के लिए ब्रह्मवर्त क्षेत्र जाना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम कालपी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान दक्षिणा दिया करते हैं और उनसे हम कुछ दक्षिणा लेकर यमुना पार करके गंगा स्नान के लिए आगे जाएंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई उनको कहती है लेखक को, अच्छा तो तुम कालपी में गोदाम पर आना। यह कहकर बाई साहब ने घोड़ा बढ़ाया। कालपी में 3 दिन लड़ाई चली। पेशवा की फौजें लड़ाई के लिए बेकार हो चुकी थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह में अंग्रेजों की जय होने से जो गदर वाले थे वे बहुत कुछ निराश हो चुके थे। मतलब ये जो क्रांतिकारी फैलाने वाले लोग थे बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे अपनी हार से। इसलिए बहुत से पुराने तजुर्बेकार पलटनी लोग अपने प्राणों के भय से पलटने छोड़कर चले गए थे। अंग्रेज सरकार ने उनके नाम से पहले ही जगह जगह जाहिरनामे में लगा रखे थे, इसलिए भेष बदल कर वे दूसरे काम धंधे करने लगे थे। मतलब जो तजुर्बाकार था, जो पलटनों को चलाता था, वे अपने प्राण को बचाने के लिए अपना भेष बदल कर घूमते थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनको पता था उनके बारे में और वे उनका फ़ोटो जगह जगह लगा दिए थे। जाहिरनामे का मतलब होता है उनका फ़ोटो जगह जगह लगा दिया गया था कि उनको अगर कोई भी पहचाने तो अंग्रेज़ के पास पकड़ कर ले जाएगा और अंग्रेज़ जो पकड़ कर लाएगा उसको पैसे देगा। इसीलिए वे पलटनी में प्राणों के भय से पलटनी छोड़ देते हैं और भेष बदल कर दूसरे काम धंधे करने लगते हैं। जो नए लोग रखे गए थे वे बिल्कुल ही नौसिखिए थे, उन्हें ढंग की कवायद भी नहीं आती थी, इसलिए टिकाऊ नहीं थे। इतना ही नहीं, गदर में अच्छे और दमदार लोग जब मिलने को राजी नहीं हुए तो नए सिपाहियों, चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती होने लगी। मतलब जब अच्छे लोग सिपाहियों में नहीं मिले तो नए सिपाहियों के रूप में चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती होने लगी। उनको सिपाही बनाया गया। उनका लक्ष्य लड़ाई न होकर लूट अधिक थी। तीसरे दिन जब सिपाहियों को लगा कि जीत अंग्रेजों की ही होगी और पेशवा टूटेंगे तो वे लोग सैकड़ों की तादाद में लड़ाई का मैदान छोड़कर शहर में आ घुसे और दंगा, लूट, अनीति मचाई। चीनी की जो सड़क है उस पर तो बिछायत बिछ गई। मतलब इधर की जो सेना थी, इन सेना में जब सिपाहियां न जुट रहे थे तो सिपाहियों की जगह चोरों को, लिटोरों को भर्ती किया गया। और जब उनको पता चलता था कि अंग्रेज ही जीतेंगे तो वे क्या करते थे, वे पहले ही उस शहर को लूट लिया करते थे। और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने दंगा, लूट, अनीति मचा दी। अनाथ स्त्रियों की बड़ी ही दुर्दशा की गई। ये लोग लूटपाट कर ही रहे थे कि इतने में अंग्रेज लोग सारे मोर्चे जीतकर शहर में आ गए। उन्हें देखते ही ये जो डाकू थे, ये काले सिपाही जहां सींग सिमाया उधर ही भाग निकले। सैकड़ों की हत्या हुई। तांत्या टोपे, झांसी वाली बाई और राव साहब तो अपना रंग फीका कर कर पहले ही जंगल में निकल गए थे। मतलब ये सभी जो थे वे पहले ही जंगल की ओर चले गए थे। ग्वालियर में सिंधे सरकार के आश्रय में जो लड़वैये लोग थे वे तांत्या टोपे के साथ चले गए थे। कालपी में पेशवा की हार होने पर वे सभी पलटने ग्वालियर की ओर पलट पड़ी। मुरार में सिंधे सरकार की फौजी छावनी थी। उन्होंने वहां जाकर मोर्चा बांधा और सिंधे को कहलाया कि या तो खर्चे के लिए हमें 4 लाख रुपये दो, नहीं तो मैदान में आओ। उस पर दिनकर राजवाड़े दीवान ने जवाब दिया कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जयाजी महाराज सिंधे, उनके दीवान आदि सब फौजें लेकर मुरार नदी के पार पहुंचे। सिंधे की तरफ के बहुत पलटनियों ने कहा कि हम लड़ाई का ठाठ तो बांध देंगे लेकिन पेशवा पर गोली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे आपके और हमारे दोनों के मालिक हैं। इतने में ही गदर वाली फौज की तरफ से तोप पलीता दे दिया गया और मारू बाजे बजने लगे। सिंधे और दीवान ने अपनी ओर के गोलबंदाजों को बहुत कहा, मगर उन्होंने जवाब दे दिया कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे। सिंधे राजा और दीवान दोनों ही घोड़े से उतर पड़े और अपने हाथ तोपों में बत्ती लगाई, परंतु तोपों के अंदर जब उनको पता चला कि पलीता नहीं, बारूद नहीं, बाजरे की थैलियां भरी हुई थी, तब तो सिंधे राजा और दीवान राजवाड़े हक्का बक्का हो गए और तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर आगरा का रास्ता पकड़ा। मतलब जब उनको पता चला, वे युद्ध करने के लिए तैयार हुए, तो उनको पता चला कि उनके जो तोप है उसमें बाजरा की थैलियां भरी हुई है। तो वे क्या करते हैं, अपने घोड़े पर सवार होकर आगरा की ओर चल पड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इधर लड़ाई की चुटपुट तो हो ही चुकी थी। 200 आदमी मारे काटे गए। मतलब 100-200 आदमी मारे काटे गए थे। इतने में सिंधे और उनके दीवान भाग गए थे, आपको पता है, क्योंकि तोप में बाजरा भरा हुआ था, बाजरा की थैलियाँ। तो उनके भाग जाने की खबर चारों जब फैल गई तो सिंधे के सिपाही है सुनते इधर उधर भाग खड़े हुए। लड़ाई बंद हो गई। श्रीमंत पेशवा की ओर शहनाई बजने लगी और उन्होंने लश्कर की ओर कूच किया। सिंधे सरकार, जो सिंधा का सरकार था, उन्होंने फूलबाग नामक एक बड़ा ही रमणीय बाग लगवाया था। श्रीमंत वहाँ के रात बंगले में ठहरे गदर वालों ने सारा बगीचा उजाड़ डाला। एक हाथी, ऊंट वगैरह छोड़ दिए गए थे। सो पेड़ फूलों की जो दुर्दशा हो गई
बंगले के अंदर लगे हुए शीशे तक फोड़ डाले। शहर में सर्राफा और दुकानें फटाफट बंद हो गई। सड़कों पर भूत लौटने लगा। फिर श्रीमंत ने डोरी पिटवा कर सब दुकानें खुलवाई और रीतिमत फिर से व्यवहार शुरू किया। शहर के राजमहलों में पहले किसे भेजा जाए? श्रीमंत बाप साहब इसका विचार कर रहे थे कि शहर में सबसे पहले किसे भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर तो अंग्रेजों का कब्जा है, ऐसा वे सोच रहे थे। विचार कर ही रहे थे कि तभी झांसी वाली रानी ने स्वयं वहां जाने की आज्ञा मांगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं वहां जाती हूं, ऐसा उसने आज्ञा मांगा। राव साहब ने कहा कि शत्रु का शहर है, महलों में बड़े धोखे होंगे, बंदोबस्त करके जाना। तब रानी लक्ष्मीबाई साहब 200 सवारों को लेकर बड़े गंभीर भाव से शहर में आई। सवारी सर्राफे और प्रमुख बाजारों में चलती जा रही थी। बाई साहब के सम्मान में सिपाही आगे बंदूकों से हवा में फायर करते चल रहे थे, मतलब वे रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान करते हुए उनके आगे आगे हवा में बंदूक की गोलियां छोड़ते हुए जा रहे थे। इस तरह सवारी महल में पहुंची। महल के पीछे वाले हिस्से के लोग अभी नहीं आए थे, मतलब पीछे वाले जो लोग थे वे आए नहीं, गए नहीं थे, कारण कि वे सब बाईजा बाई साहब सिंधे के कारकुन थे। उन्होंने जाकर कहा कि इधर बाईजा बाई साहब रहती है, अपने लोगों को इधर आने से रोक दीजिए। झांसी वाली रानी ने तुरंत ही अपने लोगों को ताकीद कर दी कि जहाँ जहाँ बाई साहब के ताले पड़े हों उधर तुम लोगों के जाने का कोई काम नहीं। बाईजा बाई साहब 4-5 दिन पहले महल छोड़कर परेड की तरफ चली गई थी, तो लोगों को ताकीद कर दी। ताकीद करने का मतलब होता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत ही मना कर दिया और कहा कि जहाँ जहाँ रानी का ताला लगा हुआ है वहाँ पर कोई भी लोग नहीं घुसेगा, वैसा उन्होंने कहा था। क्योंकि जो बाईजा बाई साहब थी वो 4-5 दिन पहले ही महल छोड़कर परेड की तरफ चली गई थी। झांसी वाली रानी ने महल में जाकर पहले तो वहाँ की सब चीज़ें अपने तांबे में ले ली, मतलब अपने अंडर ले ली, और फिर राव साहब और तांत्या टोपे को खबर भेजी कि यहाँ सब ठीक है, आप चले आइए, क्योंकि वो पहले आई थी उन दोनों की आज्ञा से, और वो फिर उन दोनों को खबर भेजती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, आप भी चले आइए। तब राव साहब की सवारी बड़े ठाट बाट के साथ शहर के बड़े बड़े बाजारों से होकर धीरे धीरे आगे चलती हुई महलों में आई। सिंधे सरकार के मुनीमों और कारकुनों को ने उनके भेंट की। राव साहब ने कहा कि हम यहाँ ब्रह्मभोज करना चाहते हैं। राव साहब जो थे जब वे अपने शहर गए तब उन्होंने कहा कि हम यहाँ ब्रह्मभोज कराना चाहते हैं, इसलिए कल से मुक्त द्वार भोजन का प्रबंध करो। मुक्त द्वार भोजन का प्रबंध होता है कि कोई भी व्यक्ति आकर वहाँ उस ब्रह्मभोज में खाना खा सकता था। बेसन के लड्डू और पकवानों के साथ साथ 1 रुपये दक्षिणा बांटे भी की जाए, मतलब जो भी व्यक्ति खाना खाने के लिए आए वहाँ उनको बेसन के लड्डू दिए जाएं, पकवान दिए जाए, और उनके साथ साथ 1-1 रुपया सभी व्यक्ति को दक्षिणा के रूप में भी बांटा जाए। जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक रोज़ यह कायदा चलेगा, मतलब रोज़ यही ब्रह्मभोज चलेगा। मुनिमों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज के हुक्म के अनुसार ही सब सरंजाम हो जाएगा, मतलब की व्यवस्था हो जाएगा। इस तरह बड़ी राजी खुशी से श्रीमंत राव साहब ने वहाँ 18 दिन बिताए थे, और 18 दिन यही जो ब्रह्मभोज की क्रियाकलाप थी उसको चलाया था। रोज़ मुक्त द्वार होता था। शहर का प्रबंध बहुत अच्छा कर रखा था, मुरार में तैनात थी। लेकिन 18वें दिन 11 बजे के लगभग अचानक बड़ी खलबली मच गई। एक पलटन खबर पड़ी कि आगरे से अंग्रेजी फौज ने आकर मुरार पर हल्ला बोल दिया है। उसी दम झांसी वाली बाई, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी, और तांत्या टोपे और राव साहब घोड़े पर सवार होकर एक फौज के साथ मुरार की ओर दौड़ गए। मुरार में घमासान युद्ध छिड़ गया। झांसी की जो रानी थी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जी थी, उस युद्ध में उनको एक गोली लगी, पर वह मानी नहीं। दूसरा तलवार का करारा हाथ उनकी जांघ पर पड़ा, मतलब दूसरा तलवार से किसी व्यक्ति ने उनके जांघ पे मार दिया, रानी लक्ष्मीबाई जी के जांघ पे। वह उस समय घोड़े से गिरने लगी। तांत्या टोपे ने उन्हें चट से संभाल कर घोड़ा आगे बढ़ा दिया, मतलब उनको पकड़ लिया। बाई साहब की मृतदेह को एक जगह रखकर लोगों ने उसका दहन किया, मतलब जब उनको गोली लगी, उनके जांघ पर तलवार से वार कर दिया गया, तब उनकी मृत्यु हो गई थी मुरार के घमासान युद्ध में। लोगों ने फिर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया, उनके दहन कर दिया। अंग्रेजों की तो जीत ही हुई। आपको पता है कि 1857 की क्रांति के समय ये जितने भी भगत सिंह जी थे, रानी लक्ष्मीबाई जी थी, तांत्या टोपे थे, चंद्रशेखर आज़ाद से, इन सभी की मृत्यु हुई थी, क्योंकि उस समय इनकी जो सेना थी वो इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये युद्ध का सिलसिला चलता रहा तो आपको पता है कि आगे जाके हमारा देश आज़ाद भी हुआ और उन अंग्रेज़ों को भारत से भगाया भी गया। तो वो आप अच्छे से सोशल साइंस में पढ़िएगा, उसको मैंने अच्छे से इन सभी बातों को सोशल साइंस में पढ़ा रखा है। ये क्लास 11th का हिंदी है। इसमें जो विष्णु भट्ट गोडसे बरसेकर जब झांसी जाते हैं तो वहाँ का विवरण वे अपने आंखों के जरिए जो देखते हैं वही इस पाठ में बताते हैं। और इसका हिंदी रूपांतरण आपको पता है अमृतलाल नागर जी ने किया है।
तो अंग्रेजों की वहाँ भी जीत रही, गदर वाले इधर उधर भागने लगे, मतलब जो युद्ध करने वाले इधर लोग थे, क्रांति करने वाले, जब उनकी जीत हो गई तो सभी इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार रणांगण में उस मशहूर देव स्वरूपिणी स्त्री ने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता। देव स्वरूपिणी मतलब देवी जैसी स्वरूप पाने वाली स्त्री ने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता, परंतु गदर वालों की सदा उत्साह और शूरता से चमकने वाली प्रत्यक्ष वीर श्री निस्तेज हो गई। वीर श्री निस्तेज का मतलब हो गया वो कि वो कभी भी न हारने वाली रानी बन गई, प्रत्यक्ष वीर श्री निस्तेज हो गई। तो यहीं तक आपका पाठ था। आपका पाठ जो है वो अच्छे से समाप्त हो गया। मैंने इस पूरे पाठ को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी अगर आपको इसको में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सुधार करने का कोशिश करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि 101% ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने इस पार्ट को लास्ट तक देख लिया तो मैं 100% आपका दावा करता हूं कि आप 101% इस पार्ट से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पार्ट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। और उन सभी क्वेश्चन आंसर का PDF आपको मुफ्त टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एजुकेशन 12, इसलिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी PDF मटेरियल बिल्कुल ही मुफ्त में मिलेंगे, और टाइम क्लासेस का अपडेट भी आपको समय पर मिलता रहेगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोज़ में।